कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे मैंने आपको कल उल्लेखित किया था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मानचित्र के द्वारा आपको मैं स्पष्टीकरण दूँ, और उसी कोशिश के चलते आज मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए मानचित्र रेखांकित किया है। यह मानचित्र हाथ के द्वारा बनाया गया है। हो सकता है कि थोड़ा सा स्पष्टीकरण ना हो, लेकिन जैसा मैंने आपसे बोल दिया था कि आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लें, और उसको लेने के बाद में उसको सामने रख के आप लोग बैठें। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जो ऐतिहासिक निर्णय थे पॉलिटी में, उनको उल्लेखित धीमे धीमे करता जाऊंगा। आज एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय, जिसे कि हम री बेरुवारी केस वर्सेस UOI, इट मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया, का आपको वर्णित करने जा रहा हूं, जिसका रेखाचित्र मैं आपके मस्तिष्क के पटल पर इस तरीके से खींचूंगा। मेरा ये प्रयास होगा कि मैं इस तरीके से इस केस को आपके मस्तिष्क के पटल पर छाप दूं, जिससे कि आप आज के बाद कभी भी उसे भूलें नहीं। ये मुख्य रूप से 3 केस आए थे। एक री बेरुवारी केस, दूसरा केस का नाम था केशवानंद भारती केस, तीसरे केस का नाम था मिनर्वा मिल्स केस। मैंने आपने जैसे मेरे कथन से जाना कि मैंने री बेरुवारी कहा, केशवानंद भारती के आगे मैंने री नहीं लगाया, और मिनर्वा मिल्स के आगे मैंने री नहीं लगाया। इस री का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर रेफरेंस से होता है, और रेफरेंस का तात्पर्य यह है कि अगर मैं ये कह दूं कि संदर्भ को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया सलाह पत्र जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है, यानी मेरे दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत सलाह ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि आर्टिकल 143 है क्या। आर्टिकल 143 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके द्वारा राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए यह कंपलसरी नहीं है कि वो सलाह दे या ना दे। अगर औपचारिकतावश सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति महोदय बाध्यकारी नहीं है कि वो सलाह माने या ना माने। जब इस तरीके के मैटर उठा, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, इस हेतु
वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में राष्ट्रपति महोदय ने ये भेजा प्रस्ताव, इसलिए इसके आगे री शब्द लगा हुआ और आर्टिकल 143 का प्रयोग किया गया। अब मैं आपको री बेरुआरी केस को लेकर चलता हूं। ये केस की थीम कुछ इस तरीके से है कि भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा देश स्वतंत्र किया जाना था। माउंटबेटन ने अपनी एक योजना भेजी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुई। जिस समय ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भारत को, यानी ब्रिटिश भारत को, 2 खंडों में तोड़ा गया। प्रथम खंड भारत बना, द्वितीय खंड पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं कि यह बांग्लादेश तात्कालिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान था। पाकिस्तान, अब इनकी सीमा का निर्धारण होना था, स्थिति विषम थी, तो इनकी सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटेन से सर रैडक्लिफ को बुलाया गया। रैडक्लिफ महोदय आए। आने के बाद यहाँ पर सीमा का अंकन करने के लिए बोला गया। रैडक्लिफ महोदय वहाँ से तो उत्साहित होकर आए कि हम जैसे विद्वान को भारत में ब्रिटिश सरकार सीमा के सीमांकन के लिए नियुक्त करके भेज रही है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन भारत में आने पर उनकी टाइट फिसफिस हो गई। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी सीमा, उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके भी पाकिस्तान के 2 हिस्से, एक पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश, द्वितीय पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो, और इनके बीच में भारत भूखंड, यानी भारत। ब्रिटिश भारत के 2 भूखंड किए गए। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश भारत के 2 भूखंड किए गए। एक भूखंड था पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान बना, और एक भूखंड था भारत। स्थिति की गंभीरता इतनी हो गई कि अब रैडक्लिफ महोदय सीमा के सीमांकन के लिए वहां पर पहुंचे, तो इतनी भयंकर स्थिति को देखते हुए, और उनको भी समय दिया गया था मात्र 22 दिन का, कि आप 22 दिन के अंदर कैसा भी करके इसको सीमांकित कीजिए। रैडक्लिफ महोदय बोले कि भैया मुझको इस बवाल से निकालो, मैं नहीं कर पाऊंगा। उनके रैडक्लिफ महोदय के आला अधिकारियों ने उनको पोटाने की कोशिश की कि नहीं ऐसा मत करो। उनको ताड़ के पेड़ पर चढ़ाया गया। रैडक्लिफ की एक खासियत थी कि यह नशेड़ी व्यक्ति था, और नशेड़ी व्यक्ति क्या करता है कि वो नशे में आनंदित होने जानता। तो इन्होंने गांजा चरस का हुक्का भरा, और हुक्का भरने के बाद में बोले कि चलो मैं देखता हूँ। थोड़ी देर ये एकांत में रही, मनन करते रहे, और मनन करने के बाद में बोले कि ऐसा है कि इसको एक काम करके हम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। आला अधिकारी बोले कि वो काम क्या है? तो इन्होंने एक बंद कमरे में भारत का मैप लेकर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी थाने थे, यानी पुलिस स्टेशन थे, उन पुलिस स्टेशनों को मिलाते हुए इन्होंने बीच में से उसको बांट दिया। बात 2 चीज होती है।
एक चीज़ होती है कि आप कभी भी ऐसी कमरे में बैठकर शान शौकत के साथ में चलकर किसी भी तरीके से बंटवारा नहीं कर सकते। और वहीं पर रैडक्लिफ महोदय ने आनंदित कमरे में बैठकर भारत का मानचित्र रखकर भारत और पाकिस्तान यानी ब्रिटिश भारत के दो भूखंड कर दिए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुए, एक पूर्वी एक पश्चिमी। स्थिति भयानक हो गई और होने के बाद में उन्होंने इसके विषय में कुछ जाना नहीं। और एक पिक्चर है जिसे कि बेगम जान कहते हैं, बेगम जान पिक्चर में इसका पूरा का पूरा चित्रण देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि बेगम जान पिक्चर को पहले देखें, इसका एक विजुअलाइजेशन आपको हो जाएगा। इसके बाद भारत पाकिस्तान बट गया। भारत पाकिस्तान बंटने के बाद भारत अलग, पाकिस्तान अलग, स्थिति की भयावहता ज़्यादा अधिक। तो हम असम के नीचे पश्चिमी बंगाल है, मैंने यहाँ पर रेखांकित करने की कोशिश की है, और यहाँ पे बेरुवारी है। बेरुवारी एक जगह थी और पाकिस्तानियों की, और ये मुस्लिम बाहुल जगह थी। पाकिस्तानियों की खासियत रहती है कि कैसे भी करके जहाँ पर उनको उनके धर्म के लोग मिल जाएं, उसको वो अपना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। बेरुवारी में भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बेरुवारी बेरुवारी बेरुवारी। जवाहरलाल नेहरू इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उधर फिरोज शाह नून जो है प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। जवाहरलाल नेहरू में से हमने जवाहर हटा दिया तो नेहरू रह गए, और फिरोज शाह नून में से अगर मैं फिरोज शाह हटा दूं तो नून रह जाएगा। तो इसलिए इसको मैं एनएन समझौता के नाम से जानता हूं। जब पाकिस्तानियों ने यह बात चिल्लाना शुरू कर दी कि बेरुवारी हमारा, बेरुवारी हमारा, बेरुवारी हमारा है, विश्व मंच पर जाकर वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। तो जवाहरलाल नेहरू एक सौहार्दतापूर्ण व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री बने थे, देश इस समय तमाम परेशानियों से होकर गुजर रहा था और उसको वो मेंटेन करने में लगे हुए थे कि कैसे भी करके देश उन्नति की राह पर पहुंचे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये विश्व मंच पर कहीं ये ना हो जाए कि अभी अभी ये स्वतंत्र हुए थे और अभी अभी ये युद्ध लड़ने लगे। तो इन सब बवालों से देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को बनाए रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू महोदय ने एनएन समझौता कर लिया, यानी नेहरू नून समझौता कर लिया। नेहरू नून समझौता के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू बोले कि ये ऐसा करते हैं कि ये रैडक्लिफ महोदय पर एक गलती ये भी हो गई थी कि उन्होंने मानचित्र के द्वारा बेरुवारी क्षेत्र को तो भारत में दर्शा दिया, लेकिन लिखित दस्तावेज में बेरुवारी का उल्लेख ना तो पाकिस्तान के पास में था और ना ही भारत के पास में। स्थिति की भयावहता बहुत ज़्यादा, इतनी अधिक भयावहता हो गई कि नेहरू ने निर्णय कर लिया कि पाकिस्तान को दो भागों में बांट दे, मतलब बेरुवारी को दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग दे देते हैं, पूर्वी भाग देते हैं पाकिस्तान को और पश्चिमी भाग दे देते हैं भारत को। ये एक उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग का नमूना था, लेकिन बांग्लादेश की जनता इससे भड़क गई। उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत को अपना देश माना है, हमने भारत के साथ में अपनी आस्था दिखाई है, और आप आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी हाथ पैर कप गए। जनता का विद्रोह, बंगाल की जनता ने विद्रोह किया, देश भर में से आवाज उठने लगी
और उस समय राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी थे, और जब संविधान मतलब बनकर तैयार हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जी ने ही संविधान सभा मतलब संविधान पर प्रथम बार हस्ताक्षर किए थे। तो उन पर नॉलेज थी कि ऐसा हमें नहीं करना है, और उन्होंने उस केस को लेकर उन्होंने दे दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को दे दिया तो वो कहलाया री बैरुआरी केस, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, और राष्ट्रपति के द्वारा ये पहुंचा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उस समय जज तो जो थे गजेंद्र गडकर थे। नितिन गडकरी से याद रहता है कि गजेंद्र गडकर को वहां पर मैं गडकरी कर जाता हूं। अगर मैं गडकरी कहीं बोलूं तो आप ये समझिएगा कि मैं गडकर के विषय में कह रहा हूं। गजेंद्र गडकर वहां पर कौन थे? जज थे। बात उठकर आई कि अब क्या किया जाए, जनता ने विद्रोह कर रखा है, सलाह मांगी गई। सलाह मांगने के बाद में वहां पर तमाम आर्टिकलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत गजेंद्र गडकर जी ने आर्टिकल 3 का हवाला दिया, आर्टिकल 253 का हवाला दिया। कहा कि विदेशों से संधि और समझौते करने के लिए संसद कानून बना सकती है। यानी ये आपके यूपीएससी में आईआर का भी विषय है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा आर्टिकल 253 है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल 245(1) कहता है कि संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल 248 कहता है कि अवशिष्ट विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। यानी जो बचे कुचे विषय हैं, केंद्र की संप्रभुता को दिखाया गया है, केंद्र सर्वोपरि दिखाया गया है, इसलिए अवशिष्ट विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। तो अब मैटर कैसे सुलझे? ये 1960 में केस आ गया था। गजेंद्र गडकर कहते हैं कि प्रियम्बल, उन्होंने बताया कि प्रियम्बल इज द की टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ ए प्रीमियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उन्होंने कहा कि प्रियम्बल संविधान निर्माताओं के, यानी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और जिसकी भूर प्रशंसा करनी चाहिए। इतना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने गजेंद्र गडकर जी ने दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मामला फिर भी नहीं थमा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 368 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 368 कहता है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, कर सकती है केंद्र सरकार। तो अब प्रश्न उठा कि प्रियम्बल को, यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए कि नहीं माना जाए। सपोज कीजिए कि संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, संविधान का एक हिस्सा है, तो उसमें यदि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो स्थिति गंभीर है और वहाँ पर संशोधन हो जाएगा, और संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है तो संशोधन नहीं होगा। तो ये भी मैटर संविधान, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। जब प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं हुआ तो आर्टिकल 368 अप्लाई नहीं होगा। तो अब क्या किया जाए? तो उस समय महाबली बनकर उभर के आया सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1, जो कि यह कहती है कि राज्यों के नाम शेड्यूल 1 में लिखे हैं, तो उन्होंने बेरूवारी को कह दिया कि ये बेरूवारी को हम ऐसा करते हैं कि बेरूवारी को 2 भागों में बांट दो, एक पूर्वी बेरूवारी, एक पश्चिमी बेरूवारी। पूर्वी बेरूवारी के द्वारा उसको दे दो पाकिस्तान को और पश्चिमी बेरूवारी को दे दो भारत को। तो अनुसूची 1 में बेरूवारी को कर दिया गया, 2 भागों में नाम दे दिए गए, पूर्वी बेरूवारी, पश्चिमी बेरूवारी। समाधान हो गया। यही था पूरा का पूरा इसका लॉजिक। बेरूवारी केस क्या था, इसकी अहम भूमिका क्या थी। ठीक, चूंकि करंट अफेयर्स का चैनल है ये और करंट अफेयर्स हो नहीं तो अभी वो एक शोभा नहीं देता, इसलिए आज मैं 2 पॉइंट दूंगा करंट अफेयर्स के। पहले भारत की स्थिति देख लीजिए। माई लवली इंडिया ये है, यह अरब सागर का क्षेत्र है, यह बंगाल की खाड़ी है और यह हिंद महासागर का क्षेत्र है। यह अफगानिस्तान है, यह पाकिस्तान है, यह नेपाल है, यह तिब्बत है, जो कि आपको मालूम ही है कि ड्रैगन के कब्जे में है ये, और ये म्यांमार है, जिसे बर्मा भी कहते हैं, जिसे रंगून भी कहते हैं, और यहीं पर अराकोमा पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय की श्रृंखला है। इसलिए बर्मा में यानी म्यांमार में इसे हम कहते हैं अराकोमा पर्वत श्रृंखला। हिमालय को अराकोमा म्यांमार में कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि बीआरओ किस प्रोजेक्ट का नाम दंतक प्रोजेक्ट है। ये 1961 में शुरू किया गया था। भारत का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि बॉर्डर, बीआरओ की फुल फॉर्म में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दंतक परियोजना शुरू की गई थी 1961 में। इसने अभी अपनी ये योजना जो शुरू की थी दंतक के नाम से, ये पूरी की है। कहाँ पे पूरी की है अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए वो योजना खत्म होने पर इसको इन्होंने डायमंड जुबली कहा है। डायमंड जुबली का तात्पर्य कदापि नहीं है कि 75 ईयर्स हो, 60 ईयर्स पे भी होता है डायमंड जुबली, और इसने अपने 60 ईयर्स पूरे किए बीआरओ ने, इसलिए ये डायमंड जुबली मना रहा है। और डायमंड जुबली बीआरओ के अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं कि बीआरओ के अध्यक्ष कौन है। मेरा नाम राजीव शर्मा है तो उनका नाम राजीव चौधरी है। मैं आपका कोचर हूं तो वो बीआरओ के अध्यक्ष है। अब दूसरा ये प्रोजेक्ट दंतक चला था, तो ये चला यहां पर म्यांमार में। म्यांमार में ये प्रोजेक्ट चला था। बीआरओ की और खासियत क्या है, बीआरओ क्या काम करता है। बीआरओ भारत में तो सड़क बनाता ही बनाता है, लेकिन बीआरओ अपने पड़ोसी, स्थलीय पड़ोसी राज्यों के साथ, देशों के साथ में भी सड़क बनाता है, जिनमें आप देखेंगे पाकिस्तान, अगर बीआरओ से कहे तो पाकिस्तान में भी बना देगा। अफगानिस्तान में हमारा बनता ही है प्रोजेक्ट। उसके बाद नेपाल में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये आप जानते हो, इसको तिब्बत नहीं, तिब्बत को तो इसने ऑक्युपाइड कर रखा है। ये वो देश है जिसने पूरे विश्व की नाक में दम कर दी है। यानी कोरोना वायरस का जनक शी जिनपिंग का देश चीन है ये, और ये भूटान है। एक और खासियत ध्यान रखना कि सिक्किम, भूटान
और यहाँ पर ये तिब्बत की सीमा मिलती है। इसको तीनों देशों की सेना यहाँ पर रहती हैं। ये ट्राइपॉड है और यहाँ पर इन देशों के साथ में चीन तो हमें ऑफर करता नहीं है, तो ये देश हमें ऑफर करते हैं। यहाँ पे BRO अपनी सड़क बनाकर देता है। दूसरा क्वेश्चन आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन है टीका उत्सव। ये करंट का रिसेंट का क्वेश्चन है। ये टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चला। इसमें 11 अप्रैल में ज्योतिबा फूले जो बहुत बड़े समाज सेवी थे और अंबेडकर जी जो ये भी बहुत बड़े, हमें मालूम ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति कल मैंने आपको बताया था कि 7 सदस्यों की एक समिति थी। तो 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन था और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन था। इसलिए टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर पायरोलिसिस प्रोजेक्ट प्लांट कहाँ पर बनाया गया है। पहले तो इसको जान लीजिए कि इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर पायरोलिसिस प्रोजेक्ट है क्या। जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी, जो वेस्ट हम निकालते हैं, यानी हम अपनी हिंदी भाषा में इसको कहें, जो कचरा को हम निकालते हैं, उस कचरे के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर पायरोलिसिस प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसको तमिलनाडु में चेन्नई शहर में इसको लगाया गया है। ये भी क्वेश्चन मेरी समझ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। इसके साथ आज मेरी वार्ता आपसे पूर्ण होती है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ चुका होगा और आप इसको लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी कीजिए और नोट्स भी बनाते रहिए। मैं पूरी अपनी पराकाष्ठा पर उतरूंगा। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक मुझे विशेष ऊर्जा प्रदान करता है और इसी ऊर्जा से मैं लाभान्वित होकर आपके लिए दिन मतलब शनि आपके लिए अच्छा काम करता चलूं, जो कि परीक्षा केंद्रित हो और आपको सभी प्रश्न वहीं से मिले। दिव्य एजुकेटर्स में मेरा एक सपना है कि इस दिव्य एजुकेटर्स को वेल नोन्ड प्लेटफॉर्म बनाऊं। उस दिशा में मैं प्रयासरत हूं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग मुझे सहयोग कीजिए। जय हिंद।